गाइस स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पे लगे सबसे बड़े इल्जाम के बारे में। जी हाँ गाइस, द वोट चोरी स्कैम। विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग कई चेहरे लगा रहा है। नहीं चलेगी। वोट चोरी नहीं चलेगी। पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या वाकई में राहुल गांधी ने जिस तरीके के एलिगेशन बीजेपी और ईसीआई के ऊपर लगाए क्या वो वाकई में सही है? क्या वाकई में ईसीआई बीजेपी के साथ मिलकर उनको इलेक्शन जिताने में मदद कर रही है? या तीसरी चीज, ये सिर्फ और सिर्फ एक फेक नैरेटिव है? आज की इस वीडियो में आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे ख्याल से इतना ओवरव्यू काफी होगा। वीडियो को शुरू करते हैं, तो चलिए भाई। तो भाई 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने एक वीडियो लाइव करी। इस वीडियो में राहुल गांधी ने बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन किया और साथ ही साथ ईसीआई के ऊपर सीधा सीधा एलिगेशन लगाया कि वो बीजेपी की मदद कर रही है चुनाव जीतने में। The reason the election commission does not give us data is because this is happening. So guys, राहुल गांधी ने एक सर्वे किया कर्नाटक की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बेंगलोर सेंट्रल को लेके। इसमें उन्होंने एक विधानसभा क्षेत्र को पकड़ा जिसका नाम था महादेवपुरा। बेसिकली राहुल गांधी ने इस सर्वे में इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो वोटर्स हैं उनका डाटा निकाला और उसके बाद उनको एक एक करके एनालाइज किया, जिसके बाद राहुल गांधी को बेसिकली 5 गलतियां मिलती हैं ईसीआई की, जिसको मैं अब एक एक करके आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो गाइस, राहुल गांधी का दावा था कि महादेवपुरा विधानसभा सीट में जो 6,25,000 वोटर थे उनमें से 1 लाख वोटों को बीजेपी ने चुराया था। 1,250,000 votes were stolen. सबसे पहली चीज इन्होंने उठाई थी डुप्लीकेट वोटर वाली। इनका ऐसा दावा था कि लगभग 12,000 ऐसे वोटर्स हैं जो डुप्लीकेट हैं, जिनके जो नाम है वो कई जगह पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। इस चीज को प्रूव करने के लिए इन्होंने कई सारे एग्जांपल लिए थे, जैसे कि आदित्य श्रीवास्तव हो गए, गुरकीरत सिंह डंग हो गए। Here is duplicate voter. There are 11,965 voters of this type. This is a gentleman called Gurkirat Singh Dang. लेकिन गाइस, जब तक मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, राहुल गांधी ने जिन जिन लोगों के नाम लिए थे वो ऑनलाइन आए हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो डाली है और वीडियो डाल के उन्होंने बहुत क्लियरली बताया कि भाई जिस तरीके का एलिगेशन राहुल गांधी लगा रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। उनका नाम भले ही 4 जगह पर रजिस्टर था, लेकिन उन्होंने एक ही जगह पर वोट दिया था। मेरे पास एक ही वोटर आईडी है। वेबसाइट पर जब अप्लाई किया पहली बार तब रिजेक्शन आया था, और फिर ऐसे करते हुए 4 वोटर आईडी वहां पर अप्लाई हुए और चारों रिजेक्ट हुए थे। और उसके बाद कुछ ही दिनों में चारों के चारों बनकर घर आ गए, तो मैंने एक रखा और बाकी कैंसिलेशन के लिए फॉर्म 7 जो ईसीआई की वेबसाइट पर ही रिक्वेस्ट डाली जाती है, वहां से मैंने कैंसिलेशन रिक्वेस्ट बाकी तीनों के लिए डाला। अब देखिए गाइस, मैं आपको अगर बहुत ऑनेस्टली बताऊं ना, तो आपको ये बात माननी पड़ेगी और ईसीआई को भी माननी पड़ेगी कि वोटर डुप्लीकेसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारत की डेमोक्रेसी में। चलिए, मैं मानता हूं कि 2-3 लोगों की फुटेज आ गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वाकई में डुप्लीकेसी ऑफ वोट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जनरली गाइस, जब आप ऑन ग्राउंड काम करेंगे, किसी बूथ पर बैठेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये मुद्दा कितना ज्यादा सीरियस है और कितना ज्यादा बड़ा है। आज की डेट में ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितनी एक्सप्लेनेशन दे दे इस चीज को लेकर कि डुप्लीकेट वोटर नहीं होते, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। ईसीआई को ये बात ऑन ग्राउंड जाकर समझनी पड़ेगी कि आपके जो बाबू हैं वो इस तरीके की गलतियां करते हैं, आपके बूथ पे इस तरीके की गलतियां होती हैं जिससे डुप्लीकेट वोटर भी वोट दे देते हैं। कुल मिलाकर डुप्लीकेट वोटर वाले मुद्दे के ऊपर ईसीआई को काम करना चाहिए। हर चीज बाबुओं से नहीं करवानी चाहिए और जनरली अगर आप करवा रहे हो तो उसका रिवीजन करो। खैर, ये तो हो गया पहला मुद्दा। राहुल गांधी ने दूसरा मुद्दा उठाया है हाउस नंबर्स को लेकर, यानी कि लोगों के फर्जी पते डले हुए हैं उनके वोटर आईडी में और उनकी वोटर लिस्ट में। जैसे बहुत सारे लोगों का हाउस नंबर 0 लिखा हुआ था। There are thousands and thousands of these people. No address, house number 0, house number 0, house number 0, house number 0. अब जब तक मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तब तक ईसीआई ने भी इस चीज का एक्सप्लेनेशन दे दिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है। एक बार आप सुन सकते हैं। आपको पता है इस देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर है। क्यों? मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए क्या वाकई में ये आपको जेन्युइन रीजन लग रहा है। नाउ तीसरी चीज जो राहुल गांधी ने उठाई कि वोटर लिस्ट में जो वोटर्स के फोटो लगे हुए हैं वो काफी ज्यादा ब्लर है या फिर ऐसे हैं जो समझ में ही नहीं आते। That's an original voter list. That's a copy of a voter list. You can see no photos. सो गाइस, जेन्युइनली इस चीज पे कोई डिस्कशन करने वाला सेंस नहीं बनता है, क्योंकि आप लोगों ने भी अगर अपना आधार कार्ड बनवाया होगा तो आपको पता होगा कि आपकी फोटो की क्वालिटी कैसी आती है। सो नो डाउट यहाँ पे गवर्नमेंट को अच्छे इक्विपमेंट का यूज करना चाहिए, अच्छे कैमरास का यूज करना चाहिए। नो डाउट इसमें डाटा को लेकर थोड़ी समस्या आएगी, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो उसको सॉल्व कर सकती है। मेरे ख्याल से ये कोई इतना बड़ा रीजन नहीं है जिसके लेकर डिस्कशन किया जाए। इसके बाद राहुल गांधी ने अगला एलिगेशन लगाया है फॉर्म 6 को लेकर। फॉर्म 6 क्या होता है? जो न्यू वोटर्स होते हैं ये उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। So you go, you get into the form 6, and then your name goes into the voter list. There's a lady called Shakun Rani, 70-year-old. लेकिन राहुल गांधी ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया। शकुन करके एक महिला है उनका, वो 70 वर्षीय थी और उन्होंने फॉर्म 6 का गलत तरीके से इस्तेमाल किया था। हालांकि ईसीआई ने इस चीज का एक लॉजिकल जवाब दिया है कि आपका शकुन रानी के डबल वोट करने का दावा गलत है। आपने कहा था कि ये इलेक्शन कमीशन का डेटा है,
जांच में पता लगा कि प्रेजेंटेशन में दिखाया गया टिक मार्क वाला दस्तावेज पोलिंग अधिकारी ने जारी नहीं किया था। वहीं शकुन रानी ने साफ किया कि उन्होंने सिर्फ एक बार वोट डाला, 2 बार नहीं। ऐसे में आप हमें वो दस्तावेज और सबूत दें जिसके आधार पर आपने ये दावा किया है। इसके अलावा राहुल गांधी ने और भी एलिगेशंस लगाए, जैसे कि ईसीआई जो है वो ने सीसीटीवी डेटा नहीं दे रहा, यानी जो वोटर्स वोट डालने जाते हैं वहां पे जो कैमरे लगे रहते हैं उसका जो डाटा है वो राहुल गांधी मांग रहे थे ईसीआई से, और ईसीआई उनको ये डाटा नहीं दे रहा। And if they do not give us CCTV footage, they are partaking in the crime. अब इसके पीछे ईसीआई ने भी रिप्लाई देके एक बहुत ही इलॉजिकल सा आंसर दिया, एक बार आप उसको सुन लो, उसके बाद मैं आपको फैक्चुअली कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? ईसीआई वालों में आपको बोलना चाहूंगा ये सारी चीजें पब्लिक प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है। जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं, वहां पे भी जो सीसीटीवी कैमरे चलते रहते हैं वो 24 घंटे लाइव चलते हैं, उसमें मैं भी दिखता हूँ, मेरे परिवार के लोग भी दिखते होंगे। तो सो पॉइंट इज दैट यहाँ पे जो आप रीजन दे रहे हैं वो टोटल इलॉजिकल है। अगर आपको वाकई में रीजन देना था तो आपके ही कानून है ना, 45 दिन के अंदर आपको डाटा डिलीट करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति उसके ऊपर याचिका ना लगाए तो आप इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब नो डाउट यहाँ पे राहुल गांधी काउंटर लेके आ सकते थे कि हमने तो आज रिसर्च की, तो उसके ऊपर आप भी बोल सकते थे कि इसमें हमारी गलती तो नहीं है। अगर आपको लग रहा है तो आने वाले इलेक्शंस में हम आपको डेफिनेटली सीसीटीवी फुटेज दे देंगे। अब जो निकल गया उसको तो हम नहीं ला सकते ना। आज जो तुम लोग मोदी जी पे हंस रहे हो ना, एक दिन रोना पड़ेगा भाई। खैर तो गाइस इतनी देर में आप लोग समझ गए होंगे कि राहुल गांधी ने क्या एलिगेशन लगाया और ईसीआई ने उसके ऊपर अपनी क्या सफाई दी है। अब अपन चलते हैं मेरे ओपिनियन की तरफ, यानी कि कंक्लूजन की तरफ, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में ये जो एलिगेशन है वो सही है या फिर सिर्फ और सिर्फ एक फेक नैरेटिव। सो गाइस सबसे पहला सवाल, क्या वाकई में वोट चोरी हुई है? अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो इस चीज को वोट चोरी का नाम नहीं दिया जा सकता। नो डाउट राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए वो दिखाते हैं कि किस तरीके से ईसीआई सिर्फ कुछ बाबुओं के भरोसे या फिर बोला जाए तो कुछ सरकारी टीचरों के भरोसे बैठी हुई है ना। दूसरी बात, क्या वाकई में फर्जी वोट डाले जाते हैं इलेक्शन के टाइम? तो इसके ऊपर जांच होनी चाहिए, और जांच के साथ साथ यहाँ पे कांग्रेस को भी थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। अब देखिए मैं आपको ना थोड़ा सा इलेक्शन का पैटर्न समझाता हूँ, किस तरीके से चुनाव होते हैं, उसके बाद आपको सारी चीजें बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी। अब एग्जांपल के लिए पर मान लेते हैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और भोपाल विधानसभा का अपन एग्जांपल ले रहे हैं। अब भोपाल विधानसभा के लिए सब लोग अपने अपने कैंडिडेट उतारेंगे, बीजेपी अपना उतारेगी, कांग्रेस अपना उतारेगी, बसपा सपा और निर्दलीय भी अपना अपना कैंडिडेट उतारेंगे। ये लोग फॉर्म भरेंगे, उसके बाद इन्हें सिंबल मिलेगा, उसके बाद ये रैली वगैरह की अपनी शुरुआत कर लेंगे। कुल मिला के ये अपने प्रचार प्रसार में लग जाएंगे। फिर दिन आएगा वोटिंग वाला, ठीक है। अब ये जो वोटिंग वाला दिन है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना। वोटिंग वाले दिन अलग अलग एरियाज को बांट दिया जाता है कि इस मोहल्ले के लोग इस जगह पे जाकर वोट करेंगे, इस मोहल्ले के लोग इस जगह पर जाकर वोट करेंगे। अब जहां पर वोटिंग होती है ना, वहां पे 2 तरीके के लोग बैठते हैं, पहला बूथ मंत्री, दूसरा बीएलओ। बीएलओ सरकारी संस्था का आदमी होता है और जो बूथ मंत्री होता है वो पार्टी के द्वारा बनाया जाता है। अब अगर आप लोग वोट डालने गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे कैंप्स लगे रहते हैं, कोई बीजेपी का होता है, कोई कांग्रेस का होता है, उस पर एक आदमी बैठा रहता है। उस जगह पर जाकर आप उस आदमी को अपनी वोटर आईडी दिखाते हैं या फिर पर्ची दिखाते हैं, जिसके बाद वो आपको एक और पर्ची देता है, जिसके बाद आप वोट डालने सीधे चले जाते हैं। सो पॉइंट इज दैट अगर कोई व्यक्ति बार बार वोट डाल रहा होगा तो कांग्रेस का भी बूथ मंत्री होता है, उसे तो पता चल ही जाएगा कि ये व्यक्ति पहले भी वोट डाल चुका है और दोबारा वोट डालने जा रहा है। हो सकता है वो बीजेपी के कैंप पे चले जाए, लेकिन इतनी नजर तो रखते हैं ना कार्यकर्ता एक दूसरे पे ना। ये तो हो गई बाहर की बात। उसके बाद जब आप अंदर जाते हैं वोट डालने, वहां पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा, चुनाव अधिकारियों की बात नहीं कर रहा, उसके अलावा भी बहुत सारे रैंडम लोग वहां पर बैठे रहते हैं। अब वो लोग कौन होते हैं? वो प्रतिनिधि होते हैं। जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा होता है वो अपने प्रतिनिधियों को अंदर बैठाता है ताकि वो देख सके किसी तरीके का हेरफेर तो नहीं चल रहा अंदर, ईवीएम के साथ किसी तरीके की छेड़छाड़ तो नहीं की जा रही। अब यहाँ पे भी अगर कोई कांग्रेस का प्रतिनिधि बैठेगा तो वो देख लेगा ना कि ये व्यक्ति तो पहले भी वोट डाल चुका, दोबारा वोट डालने आए। अगर उसी वक्त किसी डुप्लीकेट वोटर को पकड़ लिया जाए कांग्रेस के प्रतिनिधि के द्वारा तो उसे जेल जाना ही पड़ेगा, उस फर्जी वोटर को। तो यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि वाकई में कांग्रेस ग्राउंड पर काम करती है। मैं आपको बहुत जनरली बताना चाहूंगा ये बिल्कुल काम नहीं करते। आप वोट डालने जाइएगा, इनके बूथ पे आपको कोई आदमी ही बैठा नहीं दिखेगा। वहीं पर बात करें अपन बीजेपी की, तो उनके तो प्रॉपर प्रोग्राम चलते हैं, मेरा बूथ सबसे मजबूत नाम से। इस प्रोग्राम के तहत ये अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरीके से आपको बूथ मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से वोटर्स को लाना है, उन्हें मोटिवेट करना है कि भाई जाकर बीजेपी को वोट दो। कुल मिला के इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है, इस तरीके के प्रोग्राम चलते हैं बीजेपी में। और वहीं पर कांग्रेस क्या कर रही है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि ईवीएम को हटा देना चाहिए और बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम जो है वो हैक हो जाता है। आज से कुछ साल पहले राहुल गांधी ने इस तरीके के एलिगेशन लगाए थे, जिसके ऊपर ईसीआई ने बहुत प्रॉपरली बोला था कि आप आइए और आकर हैक करके दिखाइए। एक भी नेता नहीं गया था, एक भी नेता या उसका कोई भी हैकर नहीं गया था ईवीएम को हैक करने। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, ये बहुत इलॉजिकल बात हो जाती है कि ईवीएम हटा दो, बैलेट पेपर पे चुनाव करने लगो। अब मैं इसको इलॉजिकल क्यों कह रहा हूं, मैं आपको 2 रीजन से समझाता हूं। पहला रीजन, क्या ईवीएम भारतीय जनता पार्टी लेके आई? नहीं, ईवीएम का जो आइडिया है वो राजीव गांधी लेके आए। बीजेपी के पिछले पार्लियामेंट में, लोकसभा में 86 सीट आई, उनकी 86 सीट जीतने की ताकत तो आज तक नहीं बनी। उनका वोट मुश्किल से 8% का बढ़ के 12%
राजीव गांधी बैलेट पेपर के एकदम खिलाफ थे और इस देश में जो ईवीएम आई है ना वो राजीव गांधी के कारण ही आई है। 1982 में केरल के पराबूर विधानसभा इलेक्शन में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था और ये किसके द्वारा करवाया गया था? श्री राजीव गांधी के द्वारा। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि वो जानते थे कि ये जो बैलेट पेपर वाले इलेक्शन होते हैं ना, इनको मैनिपुलेट करना बहुत ज्यादा आसान होता है। इनफैक्ट जो रियल में वोट चोरी होती थी ना, वो बैलेट पेपर के टाइम पे ही हुआ करती थी। 1990s के ईवीएम बहुत सारी जगहों पे आ गया था, जिसके बाद ये देखा गया था कि बहुत जगह पे जो बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी बैलेट पेपर वाले इलेक्शंस में, उनमें कमी आ गई थी। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल वोट चोरी किसे कहते हैं, बूथ कैप्चरिंग किसे कहते हैं, विद रियल एग्जांपल्स। 1957 में देश में कांग्रेस की सरकार थी, बिहार में चुनाव हो रहे थे। बिहार में चुनाव होने से पहले भी उधर पे कांग्रेस की ही सरकार थी। बिहार के बेगूसराय जिले की एक विधानसभा में बूथ कैप्चरिंग होती है। कुछ गुंडे जाते हैं, बूथ को कैप्चर करते हैं, फर्जी वोटिंग करते हैं और ये पहली घटना थी जब देखा गया था कि वोट चोरी किस तरीके से होती है। फिर आता 1980 और 90 का दशक, जब आरजेडी और जेडीयू साथ में अलाइन में सरकार चला रहे थे। ये समय एक तरीके से बिहार में जंगल राज का समय था और आप जाइए गूगल पे जाकर सिंपली सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा हर दूसरे चुनाव में बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी। गुंडे जाते थे, फर्जी वोट डालते थे और वन साइडेड इलेक्शन हो जाते थे। इनफैक्ट 2004 में लालू के क्षेत्र में तो ऐसी बूथ कैप्चरिंग हुई थी जिसकी कोई हद नहीं। बम फोड़े गए थे बूथ कैप्चर करने के लिए, बमों का इस्तेमाल हुआ था। इसके बाद आता 2014 का समय, राज्य था उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव। फिरोजाबाद और इटावा, यहाँ पे बूथ कैप्चरिंग होती है, जिसके बाद इलेक्शन को कैंसिल करना पड़ता है और दोबारा वोटिंग करवानी पड़ती है। इसके बाद बात करें 2014 से लेकर 2016 की, बंगाल राज्य था, मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी। यहाँ पे भी भर के बूथ कैप्चरिंग हुई और भर के वोट चोरी किए गए। और अब ऐसा नहीं है गाइस कि आप ये समझें कि सपा वाले, बसपा वाले या कांग्रेस वाले ऐसा करते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बूथ कैप्चरिंग हर जगह पे हो जाती है और हर सरकार में हो जाती है। अगर अपन बात करें बीजेपी की तो 2024 का समय था, मुख्यमंत्री थे एन वीरेंद्र सिंह। लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ पे लड़ाइयां हुई, 11 बूथों पे बूथ कैप्चरिंग की गई। इनफैक्ट ईवीएम को तोड़फोड़ दिया गया, जिसके बाद दोबारा इलेक्शन करवाने पड़े। ठीक है, तो पॉइंट इज दैट जो बूथ कैप्चरिंग होती है ना, फर्जी वोट डाले जाते हैं एकदम दबंगिया से, उसे कहा जाता है वोट चोरी। राहुल गांधी जिस तरीके से बात कर रहे हैं वो वोट चोरी नहीं है, डुप्लीकेसी ऑफ वोट है, बिल्कुल मैं मानता हूं। लेकिन हाँ, इस चीज को आप वोट चोरी नहीं कह सकते। इससे आप एक तरीके से एलिगेशन लगा देते हो हर वोटर के ऊपर ना। राहुल गांधी ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, ईसीआई इसके ऊपर काम करेगी, लेकिन राहुल गांधी खुद भी कंफ्यूज है गाइस। राहुल गांधी कई बार अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर चुके हैं और इस बार भी वो अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट ही कर रहे हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, चलिए मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। एक टाइम पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई, फर्जी वोटर्स बहुत ज्यादा बनाए जा रहे हैं, जिसके ऊपर ईसीआई कोई कार्रवाई नहीं कर रही। और दूसरी ओर ईसीआई जिस जगह पे कार्रवाई कर रही है, जैसे कि उन्होंने बिहार में किया, एसआईआर वो लेके आए। अब आप पूछेंगे कि एसआईआर क्या, चलिए वो आपको समझा देता हूं, जिसके बाद आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से राहुल गांधी खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, खुद के मुद्दों को कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। तो गाइस बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा बिहार में एसआईआर कराया गया है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब इसका मतलब क्या है? इसमें इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छे से जांच करेगी कि कहीं किसी का नाम दोबारा तो नहीं आ गया है, कहीं किसी का पता दूसरी जगह पे तो नहीं लिखा है, कहीं कोई व्यक्ति डुप्लीकेट वोटर बनके तो नहीं बैठा है। इन सारी चीजों का बहुत अच्छे से रिवीजन किया जाएगा ईसीआई के द्वारा और जो फर्जी वोटर्स होंगे उनको निकाल दिया जाएगा वोटिंग लिस्ट से। तो गाइस अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एसआईआर किया बिहार में, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट हमको देखने को मिले। एसआईआर करने के बाद हमको पता चलता है कि बहुत सारे फर्जी वोटर्स थे बिहार में जिनका नाम हटा दिया गया वोटिंग लिस्ट से। दूसरी चीज ईसीआई ने क्लेम किया है कि उन्होंने 66 लाख लोग ऐसे पकड़े हैं जो फर्जी वोटर थे और उनका नाम उन्होंने इस वोटिंग लिस्ट से हटा दिया है। इसमें कई ऐसे लोग थे जो मर चुके थे या फिर बिहार छोड़ चुके थे या फिर ऐसे लोग थे जिनका कहीं और भी रजिस्ट्रेशन था। इनफैक्ट इस सर्वे के दौरान अगर किसी व्यक्ति का 2 बूथ पे नाम आ जा रहा था, जैसा राहुल गांधी बात कर रहे थे, अगर उसी तरीके से किसी व्यक्ति का 2 बूथ पे नाम आ जा रहा था तो उसको भी हटा दिया जा रहा था। सो कुल मिला के आप लोग समझ गए होंगे कि राहुल गांधी ने जो एलिगेशन लगाए ईसीआई एसआईआर के तहत वही काम कर रही थी और आज के डेट में राहुल गांधी एसआईआर के खिलाफ है। और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके ये बिहार का चुनाव चोरी करे। राहुल गांधी अपना इंटेंशन तो क्लियर करें कि वो एसआईआर के पक्ष में है या नहीं है। अगर एसआईआर के खिलाफ है तो वो इस तरीके से एलिगेशन कैसे लगा रहे हैं ईसीआई के ऊपर। देखिए गाइस, बहुत क्लियरली बताना चाहूंगा, द अपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। बट जब ये खुद ही कंफ्यूज्ड होंगे, खुद ही अपनी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, सो व्हाट कैन द पब्लिक एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। देखिए नो डाउट गाइस, आप इस चीज को माने अथवा नहीं माने, लेकिन ये बात जेन्युइनली फैक्ट है कि राहुल गांधी की इंटरनेट पे बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है। यहाँ पे मैं कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, व्यक्ति विशेष राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। बीजेपी का जो सो कॉल्ड आईटी सेल है ना, उनके अंदर रैशनल थिंकिंग बिल्कुल नहीं है। आज की डेट में बीजेपी कि किसी भी प्रवक्ता को आप बिठा दो, वो इन द एंड डिबेट उन्हीं चीजों पे ले आएगा जिसके बारे में किसी को नहीं सुनना। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि बीजेपी आईटी सेल जिसका काम है इस तरीके के नैरेटिव्स को काउंटर करना, उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी को एकदम जीरो कर रखा है। और दूसरी ओर राहुल गांधी ने अपनी इमेज को ड्रास्टिकली चेंज कर लिया है। तो आज की डेट में मजा आ रहा है इस देश की अपोजिशन को देख के। और नो डाउट गाइस, आप भी बीजेपी सपोर्टर हो सकते हैं, लेकिन आप याद रखना पार्टी किसी की नहीं होती है। आपको सिर्फ अपने वोट का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। जो आपकी बात सुने, जो आपको जेन्युइनली सही लगे, आपको उसको वोट देना चाहिए। आप अपना वोट उस व्यक्ति को
ही दें जो व्यक्ति आपकी आइडियोलॉजी के साथ खड़ा है। मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, पार्टी की नहीं। जो व्यक्ति आपकी आइडियोलॉजी के साथ खड़ा है आप उसे वोट दें और देखिए देश में चेंज आएगा, आपकी आइडियोलॉजी भी बढ़ेगी। खैर गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। बाकी आप जो भी है डायलॉग में पूरा बोल नहीं रहा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और इस चैनल पर अपने शुरुआत करिए, नए नए कंटेंट की आता रहेगा। अगर आप लोग लाइक करते रहेंगे, व्यूज देते रहेंगे तो ठीक है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, अपना समय निकाल के आपने इस वीडियो को देखा। मैं आपका आभारी रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।